हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको अल्टरनेटर के पार्ट्स और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी और उसमें स्पीड के अंदर क्या रिलेशन होता है, वो आपको मैंने बताया था। और आज का अपना टॉपिक है अल्टरनेटर की जो विद्युत वाहक बल होगा उसका समीकरण किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण। अल्टरनेटर का विद्युत वाहक बल का मान प्रति पोल चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स तथा चालकों की संख्या और रोटर की घूर्णन गति पर निर्भर करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार चालक में उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल ई एवरेज, EAVE लिखा हुआ है, इसका मतलब औसत विद्युत वाहक बल। औसत विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होगा वह होगा d∅/dt। d∅ को अपन क्या बोलते हैं, कुल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, और dt क्या होगा, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, अब कुल फ्लक्स है जिसे अपन d∅ से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका मान होगा वह p/φ के बराबर होगा, और परिवर्तन में जो लगा समय है उसे dt से प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसका जो मान होता है वो क्या हो जाएगा 60/n। क्या होगा 60/n। अब जो ऊपर वाला फॉर्मूला है d∅/dt, इनमें इनकी वैल्यू को अपन पुट कर देते हैं। तो E एवरेज बराबर d∅/dt, जहाँ पर d∅ है वहाँ पे p/n, और जहाँ dt है वहाँ पर 60/n। ठीक है, इनका मान इस फॉर्मूले में रखा तो E एवरेज का मान अपने को मिल गया p/φ/n/60। ठीक है, अब n का मान अपने को पता होता है, इसका फॉर्मूला कि n बराबर क्या होता है, रोटर की जो घूर्णन गति होगी उसका फॉर्मूला होगा 120 × F/P, जो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका फॉर्मूला आपको बताया है। ठीक है, तो जहाँ पर n लिखा हुआ है उसके स्थान पे 120 × F/P लिख देंगे। तो 120 × F/P लिखा तो इसका फॉर्मूला बन गया अपना p/φ/120 × F/60 × P। अब क्या करना है, P से P को काटेंगे तो फिर क्या बच गया 120 × φ × F/60। अब 1 0 से 1 0 को काटा, और 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, 2 बार, तो इसको काटा तो ऊपर कितना बच गया अपना 2। तो E एवरेज की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई, 2 × F/φ और वोल्ट। इनके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक दूसरे से गुणा हो रहे हैं। अब Z चालकों में उत्पन्न होने वाला औसत विद्युत वाहक बल, यदि कोई चालक Z है और उसमें औसत होने वाला विद्युत वाहक बल अपन किस प्रकार से निकालेंगे, तो E एवरेज बराबर जो अपना ऊपर फॉर्मूला ये अपने को मिला उसको Z से मल्टीप्लाई कर दिया, तो E एवरेज बराबर आ गया 2 × φ × F × Z। और पीछे वोल्ट इसलिए लिखा है क्योंकि विद्युत वाहक बल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। अब प्रति फेज उत्पन्न RMS विद्युत वाहक बल, RMS की टर्म के अंदर यदि अपने को विद्युत वाहक बल निकालना है और वो भी प्रति फेज में, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वह होगा औसत विद्युत वाहक बल इनटू फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का मान AC थ्योरी का जो चैप्टर है उसमें अपना होता है, फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होगी, और इसका मान कितना होता है 1.11। तो औसत विद्युत वाहक बल का मान ऊपर से लिखा 2 × φ × F × Z × 1.11। अब इस पूरे समीकरण को या इस पूरे मान को 1.11 से गुणा कर देंगे, तो 1.11 से मल्टीप्लाई किया तब ERMS की वैल्यू अपने को क्या मिल गई 2.225 F × Z। इसको अपन समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यदि अपन इसमें पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को भी इसमें अपन सम्मिलित कर देते हैं
तो फॉर्मूला किस रूप में मिलेगा अपने को, तो ERMS बराबर 2.22 इंटू 5 इंटू एफ इंटू जेड, और ये हो गया अपना पिच फैक्टर KP, और ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD। तो इन दोनों को इस फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई के अंदर जोड़ देंगे, तो ये इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब यदि प्रति कॉइल टर्न की संख्या T हो, यानी प्रत्येक कॉइल के अंदर टर्न की संख्या को अपन T मान लें, तो जहाँ पर भी Z है वह 2T के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो E एवरेज बराबर हो जाएगा वापस 2.22 इंटू 5 इंटू एफ इंटू जहाँ Z लिखा है उसके स्थान पर अपन 2T लिख देंगे, और KP और इंटू KD। ठीक है, तो E एवरेज अब 2.22 को इस 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसका मान अपने को मिल गया 4.44 इंटू 5 इंटू एफ इंटू T इंटू KP इंटू KD। इसे अपन समीकरण नंबर 3 समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लक्स है, जो फाई है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रति पोल फ्लक्स, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हमेशा, हर्ट्ज, और पहले अपन कहीं कहीं इसकी यूनिट है वो साइकिल पर सेकंड भी लिखी हुई हो सकती है। KP इसको बोलेंगे पिच फैक्टर, KD इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी KD को अपन क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और PO क्या हो जाएगा, पोल्स की संख्या। अब नीचे एक नोट में मैंने लिखा है कि उपयुक्त तीनों सूत्र, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये तीनों सूत्र हैं वो अल्टरनेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, ये 1, 2 और 3 जो फॉर्मूले हैं वह अल्टरनेटर की EMF इक्वेशन ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब क्वेश्चन में जो जो वैल्यू अपने को दी होगी उसके हिसाब से अपन इनके मान को रख के, जो फॉर्मूला जिसके हिसाब से सेट हो रहा है वहाँ पे अपन वो फॉर्मूला लगा करके उसकी EMF इक्वेशन की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब विद्युत वाहक बल की समीकरण के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर के बारे में बताया था मैंने। अभी सबका ये क्वेश्चन होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर क्या होता क्या है ये, तो अपन उसकी परिभाषा देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग में एक फेज की वाइंडिंग को केवल एक स्लॉट में स्थापित नहीं करके अनेक स्लॉट में स्थापित किया जाता है। इसका मतलब कि अल्टरनेटर की जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसको, उसकी जो एक फेज की वाइंडिंग को एक स्लॉट में अपन नहीं लगा करके उसमें जो बहुत से स्लॉट्स बने होते हैं उसमें अपन उस वाइंडिंग को स्थापित करते हैं। इस प्रकार चालकों में, चालक का मतलब कॉइल की जो साइड होती है उसमें उत्पन्न EMF इन फेज नहीं होता है, और परिणामी विद्युत वाहक बल की गणना उसके गणितीय योग के द्वारा नहीं की जा सकती है। यानी जो भी चालकों की जो साइड होगी उसमें जो EMF का मान होगा वह इन फेज नहीं होता है, तो अपन टोटल विद्युत वाहक बल की जो अपन गणना करेंगे वह उसके गणितीय योग के द्वारा अपन नहीं कर सकते हैं। अतः वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुणा करके, यानी वह फैक्टर जिसके द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुणा करके विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है, वह डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है, और इसे KD से प्रदर्शित करते हैं या KD से दर्शाया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वह होगा KD बराबर साइन N इंटू बीटा बाई 2 बटा N इंटू साइन बीटा बाई 2, और इसका जो मान होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव इकाई से कम होता है। और इस फॉर्मूले के अंदर N क्या है, N बराबर प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या, और बीटा क्या है, 180 डिग्री बटा प्रति पोल खांचों की संख्या। नेक्स्ट डेफिनेशन है उसकी पिच फैक्टर। किसी आर्मेचर कॉइल के दोनों साइड में उत्पन्न विद्युत वाहक बलों के वेक्टर योग तथा उनके बीजगणितीय योग का अनुपात पिच फैक्टर कहलाता है,
और इसे Kp से दर्शाते हैं और इसका जो अधिकतम मान होता है वह 1 होता है। और पिच फैक्टर का जो फॉर्मूला Kp बराबर cos अल्फ़ा बाई 2 होता है। और अल्फ़ा का मतलब क्या होता है कि एक कॉइल की दो पार्श्व या दो साइडों के बीच का अंतर, यानी एक कॉइल की दो साइड होगी, उनके बीच का जो अंतर होता है वह अल्फ़ा कहलाता है। तो एग्जाम आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर है, इन दोनों के फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं और उनकी डेफिनेशन भी आपको पूछ सकते हैं। अगला है अपना अल्टरनेटर का वर्गीकरण। अल्टरनेटर के वर्गीकरण को एक चार्ट के रूप में मैंने आपको बताया है ताकि आपको समझने में आसानी से रहे और आप कुछ को अच्छी तरह से समझ सको। ठीक है, तो अल्टरनेटर का वर्गीकरण, अल्टरनेटर को 5 भागों में बांटा है। पहला होगा प्राइम मूवर के आधार पर। एक चार्ट बनाया है, 1 2 3 4 और 5 भागों में उसको बांटा है। पहला होता है इसका प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर जो अल्टरनेटर होगा उसको 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, दूसरा स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर और तीसरा ऑयल इंजन अल्टरनेटर। दूसरा इसका जो भाग होता है वह घूमने वाले भाग के आधार पर होता है। पहला होगा रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर और दूसरा कौन सा हो जाएगा, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। इसका तीसरा जो पार्ट होगा या तीसरा जो वर्गीकरण होगा वह फेज की संख्या के आधार पर होता है। उसे भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होगा सिंगल फेज अल्टरनेटर और दूसरा होगा 3 फेज अल्टरनेटर। इसका चौथा वर्गीकरण उत्तेजना यानी एक्साइटेशन के आधार पर, इसको भी वापस 2 भागों में बांटा है। एक होगा स्व उत्तेजित अल्टरनेटर और दूसरा होगा पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर। और लास्ट इसका वर्गीकरण पोल की संरचना के आधार पर किया गया है और उसको भी वापस 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सैलिएंट पोल अल्टरनेटर और दूसरा होगा सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर। इस प्रकार इस चार्ट के द्वारा अल्टरनेटर के वर्गीकरण को मैंने आपको बताया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इसका जो वर्गीकरण का जो भाग होगा, इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भाग होगा, इसको अपन एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको अपन पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। और जो भी अगला इसका पार्ट बचा हुआ है वह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक वाले बटन को भी ज़रूर दबाएं। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं पे समापन। थैंक यू।